नमस्कार। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल के विषय में विवेचना करेंगे। परंतु आदिकाल के विषय में जानने से पूर्व हमें उस काल की परिस्थितियों के विषय में जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य भी रचा जाएगा। साहित्य पर समाज की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि की लेखनी भी समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसलिए आदिकाल के साहित्य को जानने से पूर्व हमें इस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आती हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक स्वीकार की है, निर्धारित की है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी संबोधित किया है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आदिकाल का समय ग्रह कलह, राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का युग था। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में केंद्रीय सत्ता का ह्रास हो गया और समूचा भारत छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। इन राज्यों पर राजपूत राजा शासन करते थे। राजपूत वीर शासक थे, परंतु उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। उन्होंने आपस में वैमनस्य भाव बनाए रखा, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, और उन्होंने राजपूतों की आपसी फूट का लाभ उठाकर भारत पर कई बार आक्रमण किए और विजय भी प्राप्त की, और वो भारत से अपार धन संपदा लूटकर अपने देश ले गए और अपने देश को उन्होंने समृद्ध बनाया। इस प्रकार भारत की आर्थिक दशा कमजोर होती गई और भारत से अपार धन संपदा विदेशों में ले जाई गई। अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से मोहम्मद गजनबी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और उसने पंजाब, ग्वालियर, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा आदि को लूटकर अपने देश में अपार धन संपदा वह ले गया। उसने सौराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किए और वहां से भी अपार धन संपदा लूटकर वह अपने देश ले गया। उसका एकमात्र लक्ष्य ही यही था कि भारत की धन संपदा को प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण भी किया। 17 बार आक्रमण किया और उन्होंने भारत का शोषण किया। मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किए और पृथ्वीराज चौहान के हाथों उन्होंने कई बार वह पराजित भी हुए, लेकिन देशद्रोही जयचंद के प्रयासों के प्रयत्न स्वरूप वह भारत देश पर अधिकार स्थापित करने में सफल रहा और उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। तो इस प्रकार जो हमारा देश में इस समय जो है आपसी फूट के कारण, आपसी वैर भावना के कारण हमारा देश धीरे धीरे मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया और भारत पर धीरे धीरे मुस्लिमों का शासन स्थापित हो गया। अगर मान लीजिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर इस युग की सामाजिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया जाए तो जिस युग की राजनीतिक परिस्थितियां ही अच्छी नहीं हो तो सामाजिक परिस्थितियों की उत्तम होने की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। जैसे इस युग में जो समाज है वह कई वर्गों में बटा हुआ था। जो हिंदू समाज है वह कई जाति और उपजातियों में बटा हुआ था और देश में जो छुआछूत की भावना भी प्रबल थी और वर्ण आश्रम व्यवस्था को भी महत्व दिया जाता था। इस युग में जो वर्ण व्यवस्था अपने अधिक कट्टर रूप में प्रचलित हो गई थी। छुआछूत के नियम भी कड़े होते जा रहे थे और जो समूचा समाज है वह रूढ़ियों का शिकार बन गया था। इस युग में जो राजपूत नारियां थी वह भी राजपूत पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं थी। जो हर
उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर इस युग की एक अलग सामाजिक विशेषता थी। राजपूत व्यवस्था में, राजपूत शासन में नारी को स्वयंवर करने की स्वतंत्रता थी, परंतु स्वयंवर में ही कई बार युद्ध हो जाया करते थे। इस प्रकार यहाँ पर भी नारी की स्वतंत्रता नहीं थी कि वह अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से अपना वर ढूंढ सके, अपने वर का चयन कर सके। राजाओं और सामंतों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी। नारी को भोग विलास की सामग्री समझा जाता था और जो राजा थे वह लोगों के कल्याण के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वह अपने सुख और समृद्धि में व्यस्त रहते थे या फिर आपस में युद्ध करते रहते थे। और दूसरी तरफ जो सामान्य जनता थी वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी हुई थी। उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही संघर्ष करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त जो जनता थी उनमें एक भय का वातावरण भी बना हुआ था, क्योंकि कभी भी युद्ध हो जाया करते थे, आक्रमण हो जाया करते थे, तो जिसके कारण उनमें भय का वातावरण बना रहता था कि कब पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस प्रकार जो जनता है वह अपनी आत्मरक्षा के बारे में चिंतित रहती थी। अगर धार्मिक परिस्थितियों की दृष्टि से देखा जाए तो इस युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ और इसमें बौद्ध धर्म जो है पहले अपने बौद्ध धर्म को जो बौद्ध धर्म है वह अपने स्वतंत्र रूप को उसने त्याग दिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म को राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया। तो बौद्ध धर्म में अनेक विकृतियां आ चुकी थी और बौद्ध धर्म भी कई शाखाओं में बट गया, जैसे वर्जयान, सहजयान, महायान और मंत्रयान। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वे अपने आदर्श रूप को भी त्याग चुके थे। वे साधनाओं में जुटे हुए थे और निम्न वर्ग की नारियों के साथ भोगरत रहते थे और अपना चमत्कार प्रदर्शन कर वे लोगों को, जनता को ठगने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से जो नाथपंथी थे वह भी वर्जयानियों की तरह तांत्रिक उपासना करने में लगे हुए थे, परंतु गोरखनाथ के आगमन के बाद उन्होंने योग की प्रतिष्ठा स्थापित की और संयम और सदाचार पर बल दिया। परंतु तत्कालीन राजपूतों में अभी भी हिंदू धर्म ही प्रचलित था और अभी भी व्रत पूजादि आदि की पुरातन पद्धति ही चल रही थी। इसी काल में मुस्लिम धर्म का आगमन तो भारतवर्ष में हुआ, परंतु इसका प्रचार प्रसार बाद में ही हुआ। सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखा जाए तो आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय पर तो हिंदू जो मुस्लिम संस्कृति है वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी और सभी कलाएं अपने उत्कर्ष पर थी, जैसे भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ आदि के मंदिर इस काल की दिव्य विभूतियां थी। और जो मुस्लिम शासक हैं वह इन मंदिरों की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने यहाँ की अपार धन संपदा को लूटने का प्रयास भी किया और इसमें वह सफल भी रहे। और हिंदू संस्कृति पर धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति की प्रभाव भी पड़ने लगा था। लेकिन जैसे कि देखा जा सकता है भारत के उत्सवों, पर्वों, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वैसे उनमें वैमनस्य की भावना भी थी। वो मुस्लिमों को हिंदुओं की मूर्ति पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मंदिरों को तोड़ना, तोड़ फोड़ करना आदि उस युग की सामान्य विशेषताएं कही जा सकती हैं। इस युग में ऐसा बहुत होता था, आक्रमण होते थे और मंदिरों के मंदिर तोड़ दिए जाते थे, परंतु फिर भी इस युग में सांस्कृतिक परिस्थितियां जो हैं वो अपने उत्कर्ष पर थी। साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो इस काल में साहित्य निर्माण की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। एक तो संस्कृत साहित्य लिखा गया। इस काल में संस्कृत के महान विद्वान हुए, जैसे कि कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, आनंदवर्धन, जयदेव आदि इसी काल की महान विभूतियां हैं। इस काल में संस्कृत साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की गई और
प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य भी इस काल में लिखा गया। जैन कवियों ने संस्कृत के पुराणों को नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी प्रकार सिद्धों ने भी अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यापति की पदावली इस युग की महत्वपूर्ण रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया है और श्री कृष्ण और राधा के प्रति भक्ति भावना भी व्यक्त की है। इस काल में विद्यापति के बारे में यही विवाद रहा कि वो भक्त कवि हैं या श्रृंगारी। बाद में उन्हें श्रृंगारी कवि मान लिया गया। इसके अतिरिक्त इस काल में रासो काव्य लिखा गया जो इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रासो काव्य में वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी गई। पृथ्वीराज रासो इस काल का प्रथम महाकाव्य है। इस काल हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा। इसी प्रकार बीसल देव रासो और हमीर रासो आदि रासो काव्य इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाते हैं, जिसमें वीर रस का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। वीर रस का ऐसा वर्णन अन्यत्र कहीं मिलना दुर्लभ है। इसी काल में अमीर खुसरो जैसे कवि भी हुए जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेलियाँ इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो आज भी जनता में प्रचलित है। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो यह काल एक महान उपलब्धि है साहित्यिक दृष्टि से, क्योंकि इस काल में जो साहित्य लिखा गया वह प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश में, संस्कृत में और इसके अतिरिक्त डिंगल और पिंगल भाषा में इस काल का साहित्य रचा गया। और इस काल के साहित्य में सभी प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं।